Hello everyone, how are you all? Hope all of you are doing good. So once again welcome to the class जहाँ पर हम लोग आज भी कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं फॉर द एमपी सेट 2026 है ना। बहुत पास में आ गई है एग्ज़ाम। आई थिंक सभी का पूरा प्रिपरेशंस हो गया है अभी तक, राइट। तो कुछ क्वेश्चंस को एक बार वेरी फास्ट हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं विद रिविजन ऑफ द कंसेप्ट, राइट। सो कम ऑन विल स्टार्ट विद द क्लास। लिंक को बच्चों जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हो प्लीज़ कर लीजिए, एंड चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। नाउ दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज क्लास। इट इज़ रिलेटेड टू आइसो एंजाइम। क्वेश्चन क्या है बच्चों? आइसो एंजाइम इज कैरेक्टराइज्ड एज, क्या है आइसो एंजाइम? नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम, एंजाइम विद सेम quaternary structure, similar enzymes that catalyze different type of reactions, या फिर multiple forms of given enzyme that catalyze same type of reaction। क्या आना चाहिए आंसर इसका? आइसो एंजाइम्स हम लोग पढ़ते हैं, राइट। एंजाइम क्या है, आइसो एंजाइम क्या है? एनीवन? यस। तो क्या आना चाहिए बच्चों? देखो यदि हम बात करें, इफ यू जस्ट कंसिडर द थिंग्स, तो वी नो दैट जब हम एंजाइम्स की बात करते हैं तो एंजाइम्स को मैं दो उसमें डिवाइड कर सकती हूँ। एक तो हो जाता है सिंपल एंजाइम, है ना। सिंपल एंजाइम्स जो होते हैं स्टूडेंट्स, ये सारे हम कहेंगे इट इज कंसिस्ट एंटायरली ऑफ पूरे अमाइनो एसिड से बनेंगे, है ना। एंटायरली ऑफ अमाइनो एसिड्स। कुछ और एंजाइम्स होते हैं जिनको हम कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स भी कहते हैं, राइट। अब ये जो कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स होते हैं ये क्या होता है स्टूडेंट्स? इसमें प्रोटीन और नॉन प्रोटीन कंपोनेंट दोनों होता है, राइट। कॉन्जुगेटेड एंजाइम बनता है प्रोटीन कंपोनेंट, राइट, प्रोटीन कंपोनेंट और नॉन प्रोटीन कंपोनेंट से, बराबर है। जो प्रोटीन कंपोनेंट होगा यहाँ पर स्टूडेंट्स, यानी ऐसा एंजाइम विच इज हैविंग ओनली द प्रोटीन कंपोनेंट, उसको हम कहते हैं एपो एंजाइम, है ना। इट इज कॉल्ड एज एपो एंजाइम विदाउट एनी कोफैक्टर। एपो एंजाइम है ना बिना नॉन प्रोटीन कंपोनेंट का, या फिर जो नॉन प्रोटीन कंपोनेंट है हम उसको कहते हैं कोफैक्टर। इसलिए मैंने कहा कि एपो एंजाइम है ना विदाउट द कोफैक्टर हम बोल सकते हैं, राइट। ये जो कोफैक्टर है इसका जनरली काम क्या आता है? जब भी हम कैटालिटिक एक्टिविटी देखते हैं, है ना, एंजाइम कैटालिटिक एक्टिविटी, यहाँ पर ये कोफैक्टर्स यूज में आते हैं। कोफैक्टर के बिना जो एंजाइम होगा कॉन्जुगेटेड एंजाइम है ना, सिर्फ प्रोटीन पार्ट जहाँ पर होगा वो हो जाएगा एपो एंजाइम। एपो एंजाइम स्टूडेंट्स एक्चुअली बायोलॉजिकली कैसे होते हैं? बायोलॉजिकली ये एंजाइम इनएक्टिव होते हैं, राइट। बायोलॉजिकली एंजाइम इनएक्टिव होते हैं। एक और चीज यहाँ पर आपको बता दूं, यदि मैं कोफैक्टर की ही बात करूँ, राइट, ये कोफैक्टर को हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा और डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। आई टेक हियर ओनली, यहाँ पर हम लिखते हैं इफ आई एम टॉकिंग अबाउट कोफैक्टर अगेन, तो कोफैक्टर स्टूडेंट्स बनेगा या तो वो एक इट कैन बी ऑफ सिंपल मेटल आयन, सिंपल मेटल आयन से बना हुआ कोफैक्टर होगा, या फिर स्टूडेंट्स कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड से बना हुआ होगा। ये भी आपको ध्यान में रखना है। जैसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड से जो कोफैक्टर बने होते हैं ना, इनको हम कोएंजाइम भी कहते हैं, जैसे वाइटामिन्स वगैरह, राइट। और जो सिंपल मेटल आयन से जो कोफैक्टर बने होते हैं इनको अगेन हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है मेटल एक्टिवेटेड एंजाइम, मेटल एक्टिवेटेड एंजाइम जहाँ पर जो मेटल के साथ में बाइंड करते हैं, फॉर एग्जांपल पाइरूवेट काइनेज हो गया, हेक्सोकाइनेज हो गया, और दूसरे होते हैं स्टूडेंट्स मेटेलो एंजाइम। अब मेटेलो एंजाइम जो होते हैं ये बाइंड करते हैं आयंस जो बहुत ही टाइटली बाइंड करते हैं, राइट। ये मेटल आयन को वीकली बाइंड करेंगे, मेटल एक्टिवेटेड एंजाइम मेटल एंजाइम मेटल आयन के साथ में टाइटली बाइंड करेंगे, लाइक एंजाइम हम लोग कैटलेज हो गया, पेरोक्साइडेज हो गया, ये सब आ जाता है मेटलो एंजाइम, है ना।
अब आप कहेंगे मैम आपने हमने जो क्वेश्चन है उसके बारे में तो यहाँ पर कुछ भी नहीं आया, तो ये मैंने एक तरह से आपको रिवाइज करवा दिया, इजंट इट। एक और टर्म हम पढ़ते हैं यहाँ पर, होलो एंजाइम। अब होलो एंजाइम जो कि बायोलॉजिकली एक्टिव एंजाइम होता है, राइट, ये कैसे बनता है, ये जो हमारा सिंपल एंजाइम है और कोफैक्टर मिला दो तो क्या बनेगा आपका होलो एंजाइम, ठीक है। तो इस तरह से ये होलो एंजाइम जो कि बायोलॉजिकली एक्टिव होता है, लेकिन क्वेश्चन में तो क्या दिया है, आइसो एंजाइम। अब आइसो का मतलब क्या हो जाता है, सेम, isn't it? तो आइसो एंजाइम यानी ऐसा एंजाइम जो कैटेलाइज करेगा सेम रिएक्शन, एक जैसा सेम रिएक्शन कैटेलाइज करेगा लेकिन डिफरेंट एंजाइम फॉर्म्स में, राइट, और कैटालिटिक एफिशिएंसी भी अलग अलग रहेगी, यानी सिंपल वे में इसके जब अमीनो एसिड सीक्वेंस रहेगा स्टूडेंट्स, वो कैसा रहेगा, अलग अलग रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम जो होता है स्टूडेंट्स, ये 5 आइसो एंजाइम्स फॉर्म में मिलता है, LDH1, LDH2, LDH3, LDH4, LDH5, ऐसे 5 आइसो एंजाइम फॉर्म में मिलता है ना, इसको हम आइसो एंजाइम कहेंगे, समझ गए। एक ही रिएक्शन को सेम रिएक्शन को कैटेलाइज कर सकता है, लेकिन यस इट इज हैविंग अ डिफरेंट अमीनो एसिड सीक्वेंस, मॉलिक्यूलर वेट, ये सारा, राइट। तो यहाँ पर नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम बोला है, नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम तो हम कहते हैं कोफैक्टर, ये नहीं होगा। एंजाइम विद सेम क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, उसको हम सेम क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होगा कि नहीं, यहाँ पर अलग अलग हो जाएगा, इजंट इट। तो ये भी गलत हो गया यदि मैं आइसो एंजाइम की बात कर रही हूँ। सिमिलर एंजाइम दैट कैटेलाइजेस द डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शन, नहीं, that catalyzes the same type of reaction, isn't it? लेकिन different structure ले सकते हैं, तो ये दोनों अलग उल्टा दे दिया है। डी में बोला है multiple forms of given enzyme that catalyze same type of reaction, this is very true। तो हमारा करेक्ट आंसर आता है ऑप्शन नंबर डी। Got it all of you? Okay, now moving for the next one. Again, yes, the substrate concentration at which an enzyme exhibits half the maximum velocity, half of Vmax। हाफ ऑफ Vmax जब कह दिया तो सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, हाफ ऑफ Vmax is equals to nothing but students Km, yes or no? तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन था बिल्कुल, योर करेक्ट आंसर विल बी Km, राइट। Now the next one. In 1967, which of the following coenzyme classified as vitamin? इनमें से कौन सा coenzyme को vitamin किस तरीके से क्लासीफाई किया गया, कब बच्चों, स्पेसिफिक उन्होंने समय दिया है 1967 की बात में, ठीक है। कोएंजाइम क्या होता है हमने देखा ऑलरेडी, यस, जो कोफैक्टर जो रहेंगे व्हेन दे आर जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के फॉर्म में रहेंगे उसको हम कोएंजाइम बोलेंगे। तो यहाँ पर बच्चों पिरिडॉक्सिल फॉस्फेट जो कह रहा है, यस, क्या हम बोल सकते हैं कि ये क्लासिफाइड हो रहा है एज अ विटामिन, यस, पिरिडॉक्सिल फॉस्फेट को हम बोल सकते हैं कि इट इज डिराइव्ड फ्रॉम विटामिन B6, राइट। TBP जो है अगेन थाइमीन याद आ रहा है, सो इट इज ऑल्सो डिराइव्ड फ्रॉम द विटामिन B1। उसके बाद में कोएंजाइम A, ये जो है ये डिराइव होता है फ्रॉम विटामिन B5 या फिर पैंथोथेनिक एसिड। आ जाते हैं कोएंजाइम Q। कोएंजाइम Q जनरली हम देखें तो इट इज नथिंग बट योर यूबिक्विनोन, है ना, इसको हम लोग बहुत बार जनरली यूबिक्विनोन ही कहते हैं। तो क्या ये कोई एंजाइम, इसको किसी विटामिन से हम क्लासिफाई कर, अब यहाँ तो तीनों के तीनों दिख ही रहे ना, लेकिन हमको स्पेसिफिक देना है, देखना है कि 1967 में कब कौन सा इसमें से एंजाइम को एज अ विटामिन क्लासिफाई किया गया। तो ये तीनों नहीं है स्टूडेंट्स, लेकिन कोएंजाइम Q जिसको हम यूबिक्विनोन भी बोलते हैं स्टूडेंट्स, इसको हम लोग बहुत बार COQ10 या फिर विटामिन Q भी कहते हैं। 1967 में स्टूडेंट्स इसका पहला क्लिनिकल एप्लीकेशन देखने को मिला था कार्डियोवैस्कुलर डिजीज में, ठीक है। इस समय में कार्ल फोकल्स करके थे, इन्होंने प्रपोज किया था कि इसको हम विटामिन Q भी बोल सकते हैं,
क्योंकि इसका रोल मेटाबॉलिक एक्टिविटी में हो रहा था। और स्ट्रक्चरली यदि हम देखें तो वो सिमिलर होता दिखता है विद द विटामिन के या फिर विटामिन ई, इसीलिए उसको नाम दिया गया विटामिन क्यू। तो ये कब हुआ? 1967 में। यस, किन्होंने सबसे पहले इसको प्रपोज किया ये चीज को? याद रखो, देखो इस तरह के क्वेश्चन भी बहुत बार आ जाते हैं। कार्ल फोकर्स। ठीक है, so your correct answer for this question is option number B. I hope this is clear everyone. Now moving for the next one, राइबोफेरिन्स। अगेन अ डायरेक्ट क्वेश्चन कि राइबोफेरिन्स क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन्स है, पिगमेंट्स है, ओलिगोसैकेराइड्स है या फिर लिपिड्स है? तो बच्चों राइबोफेरिन जो है ये डोम शेप्ड ट्रांस मेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं। आर के मेम्ब्रेन पे देखने को मिलते हैं स्टूडेंट्स। यस, 60S राइबोसोमल सबयूनिट के साथ में बाइंड करते हैं और को ट्रांसलेशन में हेल्प करते हैं स्टूडेंट्स ल्यूमेन के अंदर। ठीक है, साथ साथ पोस्ट ट्रांसलेशन में भी इनका रोल होता है, राइट। तो दो तरह के राइबोफोरिन देखने को मिलता है, और राइबोफोरिन 1 और 2। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन था कि ये क्या है, तो ये आएगा दिस आर द ग्लाइकोप्रोटीन। सो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। द नेक्स्ट वन, which of the following organism have biggest percentage of unsaturated phospholipid in their membrane? किसमें अनसैचुरेटेड फॉस्फोलिपिड का सबसे ज्यादा परसेंटेज हमको देखने को मिलेगा? एंटार्क्टिक फिश, डेजर्ट स्नेक, ह्यूमन बींग्स या फिर पोलार बियर? देखो ये कोल्ड रीजन में दिख रहा है, ये भी कोल्ड रीजन है, ये हॉट रीजन में, और ह्यूमन बींग्स यू कैन से इट कैन बी देयर एनीवेयर। तो क्या करेक्ट आंसर आना चाहिए? अनसैचुरेटेड फॉस्फोलिपिड्स का हाईएस्ट या फिर बिगेस्ट परसेंटेज पूछ रहा है। कम ऑन एनीवन? ओके, सो देखिए जो चार ऑप्शंस दिए बच्चों, सबसे पहले हम देखते हैं कि अनसैचुरेटेड फॉस्फोलिपिड का क्या रोल होता है। अनसैचुरेटेड फॉस्फोलिपिड हमने कहा तो इसमें क्या होता है? डबल बॉन्ड्स होंगे, है ना। डबल बॉन्ड्स होने के कारण ये क्या फॉर्म करता है? एक साथ में नहीं रहते सारे स्ट्रेंड्स, यहाँ पर क्या आ जाता है? किंक फॉर्म होती है, isn't it? किंक का होने के कारण, किंक प्रेजेंट होने के कारण जो फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स है इसको ये किंक प्रिवेंट करती है कि एक साथ में पैक्ड अप हो जाए, है ना। ये जो इस तरह से पैकिंग हो जाती है इसको प्रिवेंट करता है। यहाँ पर ये किंक आ जाने के कारण ये थोड़ा सा फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स दूर दूर रहते हैं, दे आर नॉट टाइटली पैक्ड। अब टाइटली पैक्ड नहीं है तो वो सेमी सॉलिड हम बोल सकते हैं, रह सकते हैं क्या? रिजिड फॉर्म में रहेंगे क्या? राइट, लो टेम्परेचर में। दिमाग में आया किस तरह से हमने इसको ले लिया, राइट। जितना ज्यादा परसेंटेज होगा बच्चों अनसैचुरेटेड लिपिड्स का, यस, इट विल नॉट मेक द मेम्ब्रेन्स क्या? फ्रीज होने से बचाएगा, जितना ज्यादा अनसैचुरेटेड फॉस्फोलिपिड का परसेंटेज होगा, राइट। फ्रीज होने से बचाएगा, मेम्ब्रेन को ब्रिटल होने से बचाएगा। कब? जब टेम्परेचर कम होता है ना, जितना ज्यादा रहेगा फिर परसेंटेज इतना अच्छा रहेगा। तो ये किसके लिए काम आता है? लो टेम्परेचर में, जब टेम्परेचर बहुत कम होता है। तो लो टेम्परेचर वाला मेरे पास ऑप्शन कौन सा? ये दोनों ही है, राइट। तो यहाँ पर एंटार्क्टिक फिश की यदि मैं सबसे पहले बात करूं, एंटार्क्टिक फिश यानी कोल्ड ब्लडेड एनिमल है, एक्टोथर्म में स्टूडेंट्स। तो उनका जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो बाहर के टेम्परेचर के साथ में मैच कर सकता है, यानी बाहर वाटर टेम्परेचर फ्रीज हो रहा है तो बॉडी टेम्परेचर भी उस तरह से हो जाएगा। तो ऐसे केस में इनको ज्यादा से ज्यादा अनसैचुरेटेड फॉस्फोलिपिड्स की जरूरत पड़ेगी फॉर देयर सर्वाइवल, है ना, ताकि उनकी मेम्ब्रेन्स क्या रिटेन कर सके? फ्लूइड रिटेन कर सके, फ्लेक्सिबल रह सके। अनसैचुरेटेड फॉस्फोलिपिड्स नहीं होंगे तो क्या होगा बच्चों? फ्रीज हो जाएगा, है ना। इसीलिए इनको बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हमारे पास एक चीज आ जाती है कि मैम पोलर बियर भी तो ठंड में ही रहते हैं,
है ना, टेम्परेचर जो कम रहता है वहीं पर रहते हैं, तो दैट इज ऑल्सो राइट। पोलर बियर स्टूडेंट्स वो भी कोल्ड में ही रहते हैं, लेकिन पोलर बियर्स क्या है स्टूडेंट्स, मैमल्स में काउंट होता है, ये नहीं, ये एक्टोथर्म नहीं है, ये एंडोथर्म है। ये अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करके रख सकते हैं, तो इनको जरूरत नहीं पड़ेगी। ह्यूमन बीइंग भी बच्चों वार्म ब्लडेड एंडोथर्म ही है, दे कैन ऑल्सो मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर। डेजर्ट फिश या फिर डेजर्ट स्नेक ऐसा कुछ भी रहा तो ये तो हॉट एनवायरनमेंट में रहते हैं। ज़्यादा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड यहाँ पर रहेगा तो उनकी मेम्ब्रेन क्या रहेगी, बहुत ज़्यादा फ्लूइड हो जाएगी और अनस्टेबल हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पर हीट बहुत ज़्यादा है। यस, इनके लिए तो सैचुरेटेड फैटी एसिड की ज़रूरत ज़्यादा अच्छी रहती है, तो ये भी नहीं आएगा करेक्ट आंसर। हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। Now moving for the next question. Next question is the transition between lytic and lysogenic state of lambda phage is due to। लाइटिक से लाइसोजेनिक फेज में जब जाना है लैम्ब्डा फाज को, तो ये जो ट्रांजिशन है ये किस कारण होता है, साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन, होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन, रेप्लिकेटिव रिकॉम्बिनेशन, या फिर हाइब्रिड ऑफ होमोलोगस एंड नॉन रेसिप्रोकल रिकॉम्बिनेशन। देखो स्टूडेंट्स, जब हम माइक्रोबियल जेनेटिक्स की बात करते हैं, यहाँ पर जब हम देख रहे हैं क्या बैक्टीरियल्स में यहाँ पर ट्रांजिशन जब होता है, यस, एक तो हम देखते हैं कि स्पेशलाइज्ड ट्रांसक्शन हो रहा है, जनरलाइज्ड ट्रांसक्शन हो रहा है, इजंट इट। तो ये जो स्पेशलाइज्ड होता है, यहाँ पर हम देखते हैं लाइटिक और लाइसोजेनिक स्टेट दोनों होती है, और फाज कौन सा हो जाता है, लैम्ब्डा फाज होता है ना। तो लाइटिक यानी जो तुरंत जाके मशीनरी को खत्म कर देने वाला है, वहां से लाइसोजेनिक, इन दोनों के फेज में जो ट्रांजिशन होता है, इन्हें थोड़े समय के लिए जो रुकता है, isn't it? ये कैसे होता है, तो ये फिर रिमेम्बर ये किस तरह से होता है, देखो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये हमारा क्रोमोसोम है इकोलाई, यस, लैम्ब्डा प्रोफाइज इंसर्ट हो रहा है कहाँ पर, गैलेक्टोज और बायोटीन जीन्स के बीच में। क्यों, क्योंकि हमने ये देखा है कि ये कौन सा ट्रांसक्रिप्शन देख रहे थे हम लोग, स्पेशलाइज होने के कारण जो इकोलाई होता है, यहाँ पर जहाँ ये आपका एफ फैक्टर या फिर फाज आ रहा है अंदर में, वो कहाँ पर आता है, वो स्पेसिफिकली दो जीन्स के बीच में आता है, गैलेक्टोज और बायोटीन। तो ये इंसर्शन कैसा है, ये जो इंसर्शन है ये साइट स्पेसिफिक है, ये देखिए, यस, ये साइट स्पेसिफिक इंसर्शन होता है। जब ये इंसर्ट हो रहा है यहाँ पर आप देख सकते हो, राइट। एक्चुअली ये तो एक्सीशन की बात हो रही है कि जब आपका HFR था वहां से किस तरह से बाहर निकल रहा है, तो वो भी आपका साइट स्पेसिफिक ही रिकॉम्बिनेशन होगा। जनरली जो होता है वो ATTP और ATTB, यस, इनके बीच में होता है, P इज फॉर द फाज एंड B इज फॉर द बैक्टीरिया, राइट। तो इनके बीच में जो ट्रांजिशन होता है इसको हम क्या कहते हैं, साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा, हमारा करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, नाउ मूविंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, जीरोडर्मा पिगमेंटोसम इज अ जेनेटिक डिजीज व्हिच इज एसोसिएटेड विद न्यूरोलॉजिकल एब्नॉर्मलिटीज। People suffering from this disease are extremely light sensitive and readily develop sunlight induced skin cancer. Failure of this following, which of the following is responsible for the disease? Xeroderma pigmentism. Yes, this is definitely due to the nucleotide excision repair. यहाँ पर म्यूटेशन आ जाता है बेटा न्यूक्लियोटाइड एक्सेशन रिपेयर में, जिसके कारण इनका जो एक्सेशन रिपेयर सिस्टम होता है, जनरल केस में इसका काम क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड एक्सेशन रिपेयर सिस्टम का, कि ये जो अल्ट्रावायलेट रेज आती है, यस, यूवी इंड्यूस डीएनए डैमेज हो, तो उसके कारण जो डीएनए डैमेज होता है इसको ये रिपेयर कर सकते, रिमूव कर सकते, जैसे पिरिमिडिन डाइमर्स फॉर्म हो रहा है, ये सारा, इजंट इट, इनको ये लोग क्या कर सकता है, यदि ये रिपेयर सिस्टम बराबर है तो इसको रिमूव कर सकता है। लेकिन यदि ये रिपेयर सिस्टम में म्यूटेशन आ जाता है तो क्या हो जाता है, अनरिपेयर्ड डीएनए का
एक्यूमुलेशन होने लगता है, जो डीएनए डैमेज हुआ है वो वहीं का वहीं वैसा का वैसा रहेगा, एक्यूमुलेशन होने लगेगा एंड इट कैन कॉज दिस डिजीज, राइट. तो दिस इज ड्यू टू व्हाट, दिस इज ड्यू टू डेफिनेटली न्यूक्लियोटाइड एक्सीशन रिपेयर. ठीक है. नाउ मूविंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. Which type of cellular communication involves the transfer of small molecules or ions directly between the cells? Cells के बीच में से ट्रांसफर हो रहा है small molecules और ions का, उसको हम क्या कहेंगे? एंडोक्राइन सिग्नलिंग कहेंगे, पैराक्राइन सिग्नलिंग कहेंगे, गैप जंक्शन सिग्नलिंग कहेंगे, या फिर सिनेप्टिक सिग्नलिंग कहेंगे. आई थिंक दिस इज वेरी सिंपल. बिटवीन द एडजेसेंट सेल से जो जा रहा है सीधा सीधा. एंडोक्राइन सिग्नलिंग अगेन हॉर्मोन्स की हम बात करते हैं, जो कि हॉर्मोन्स ट्रैवल करते हैं लेकिन इट इज गोइंग थ्रू द ब्लड, है ना, अपने टारगेट तक जाता है, तो ये तो नहीं होगा. सिनेप्टिक सिग्नलिंग में अगेन हम देखते हैं न्यूरॉन्स का काम आ रहा है, इजंट इट. न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज हो रहे हैं सिनेप्टिक लेफ्ट में, वहां से फिर वो जा रहे हैं आगे में, राइट. तो ये एक तरह का पैराक्राइन सिग्नलिंग ही है, लेकिन नॉट एग्जैक्टली बिटवीन द सेल्स हम नहीं कहेंगे, ये भी नहीं आएगा. पैराक्राइन सिग्नलिंग यानी क्या होता है स्टूडेंट्स, जहां पर केमिकल सिग्नल जो ये डिफ्यूज हो रहा है आसपास के जो सेल्स रहेगा उनमें, या एक सेल से डिफ्यूज हो रहा है और कहाँ पर जाएगा, उसका रिसेप्टर आसपास में नेबरिंग जगह पर रहेगा, वहां जाएगा, वो सेल्स में जाएगा. बिटवीन द एडजेसेंट सेल्स की जब हम बात करेंगे तो वो आ जाता है गैप जंक्शन सिग्नलिंग, isn't it? गैप जंक्शन सिग्नलिंग क्या है, तो यहीं पर हम क्या देखते हैं कि जो मॉलिक्यूल स्मॉल मॉलिक्यूल्स आयंस जो है पास हो रहे हैं बिटवीन द सेल्स, राइट. सो योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. नाउ मूविंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. Next question है, desmosomes are cell junctions that provide strong adhesion between cells. Which protein is major component of desmosomes? देखो ये बहुत ही सिंपल है. जब हम लोग पढ़ते हैं अबाउट द जंक्शन सेल सेल कम्युनिकेशन, जब हम पढ़ते हैं तो हमको पता है एक तो सेल टू सेल होता है जंक्शन, अधेरेंस जंक्शन की जब हम बात करें, एक होता है सेल टू मैट्रिक्स, एम आई राइट. इसमें अलग अलग प्रोटीन्स अपना काम करते हैं. जैसे यहाँ पर ऑप्शन में हमको दिया है कैथरीन, इंटीग्रीन, सिलेक्टिन, कोलाजन. स्पेसिफिकली उसने पूछा है डेस्मोसोम्स में कौन सा प्रोटीन कंपोनेंट यूज्ड होगा. तो देखो बच्चों, एक बार उसको भी हम रिवाइज कर लेते हैं. जब हम अधेरेंस जंक्शन की बात कर रहे हैं, यस, जब हम अधेरेंस जंक्शन की बात कर रहे हैं या फिर इंटरमीडिएट जंक्शन, जो कि जनरली क्या करता है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है. तो यहाँ पर हम दो तरह से ये जंक्शन को देख सकते हैं कि ये या तो दो सेल के बीच में सेल टू सेल है, या फिर दूसरा होता है सेल टू मैट्रिक्स, राइट. यदि सेल टू सेल जंक्शन है तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल ले सकते हैं. ऐसे एक तो हो जाता है अधेशन बेल्ट, राइट, अधेशन बेल्ट्स. दूसरा एग्जाम्पल हम ले सकते हैं डेस्मोसोम्स. तो डेस्मोसोम्स भी कैसा है, डेस्मोसोम भी सेल टू सेल है. सेल टू मैट्रिक्स में हम देखेंगे तो फोकल कॉन्टैक्ट, राइट, और दूसरा आता है हेमीडेस्मोसोम्स. याद है सभी को? इसको इजीली याद कैसे रखना है, देखो जब भी सेल टू सेल अधेरेंस की बात हो रही है तो यहाँ पर एक कॉमन प्रोटीन होता है और वो प्रोटीन होता है कैथरीन. यस, प्रोटीन कौन सा होता है, कैथरीन फॉर सेल टू सेल. सेल टू मैट्रिक्स की बात होती है तो यहाँ का भी कॉमन प्रोटीन होता है, दैट इज इंटीग्रीन. तो बस आपको ये चीज अच्छे से ध्यान में रखनी है. फर्क यहाँ पर ये है कि डेस्मोसोम और हेमीडेस्मोसोम में प्रोटीन्स तो अलग है, लेकिन यहाँ पर जो फिलामेंट होता है फिलामेंट कॉमन आएंगे. यहाँ पर इंटरमीडिएट फिलामेंट होता है, राइट, और अधेशन बेल्ट और फोकल कांटेक्ट में तो फिलामेंट्स होते हैं. इट इज यूज्ड एज एन एक्टिन फिलामेंट. तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है.
ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे प्रोटीन की बात कही है और डेस्मोसोम है तो कैथरीन, यानी आपको इजीली याद रखने के लिए सेल टू सेल में कैथरीन एंड सेल टू मैट्रिक्स में इंटीग्रीन, ऐसा आप याद रख सकते हो। फिलामेंट्स भी मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से आपको ध्यान में रखना है। तो ऑप्शन में देखो बच्चों, कैथरीन कहाँ दिया है, कैथरीन ए में दिया है। इंटीग्रीन अभी आई थिंक याद रहेगा, हेमिडेस्मोसोम जब रहेगा सेल टू मैट्रिक्स की बात तो इंटीग्रीन आएगा। कोलाजन, कोलाजन स्टूडेंट जनरली सेल टू मैट्रिक्स में ही काम आता है फॉर स्ट्रक्चरल सपोर्ट। कोलाजन हो गया, इलास्टिन हो गया, इजंट इट। सिलेक्टिन या फिर लेक्टिन जो है ये कार्बोहाइड्रेट के साथ में इंटरैक्ट करता है स्टूडेंट्स नेबरिंग सेल्स के, ठीक है। तो फॉर दिस क्वेश्चन मेरा करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट वन, चलो क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ऑटोक्राइन सिग्नलिंग। So what should be the answer? Options है, ऑटोक्राइन सिग्नलिंग का है, ठीक है। अभी हमने दो क्वेश्चन पहले पैराक्राइन देख लिया, एंडोक्राइन देखा, गैप जंक्शन देखा, एम आई राइट, सिनेप्टिक देखा। अब ये पूछ रहा है ऑटोक्राइन, ऑटो अगेन सेल्फ। ऑप्शन में दिया है नर्व सेल्स ट्रांसमिटिंग अ सिग्नल टू अ मसल, हार्मोन सिक्रेटेड बाय द पैनक्रियास अफेक्टिंग लीवर फंक्शन, सेंसरी रिसेप्टर सेल्स इन द आई रिस्पॉन्डिंग टू द लाइट स्टिमुला, या फिर कैंसर सेल रिलीजिंग ग्रोथ फैक्टर दैट स्टिमुलेट्स देयर ओन ग्रोथ। डी विल बी द राइट आंसर, कि ऐसे सेल्स जो कि ग्रोथ फैक्टर को रिलीज कर रहा है और वो स्टिमुलेट कर रहा है देयर ओन ग्रोथ को ही, राइट। यानी ग्रोथ फैक्टर रिलीज तो हो रहा है ये सेल से, राइट, फैक्टर्स रिलीज हो रहे हैं और उसका रेसेप्टर्स कहाँ है, रेसेप्टर्स भी यहीं पर है इसी सेल में। सो दिस इज व्हाट इज योर ऑटोक्राइन सिग्नलिंग, एम आई राइट। तो ऐसे सेल जो कि हार्मोन या फिर मैसेंजर को क्रिएट करेगा, केमिकल्स को क्रिएट करेंगे जो बाइंड करेंगे उसी सेल सरफेस पे विद द रिसेप्टर, राइट, और रिस्पॉन्स जनरेट करेंगे, isn't it? तो इसको हम बोलते हैं ऑटोक्राइन। अब ये जो ऑप्शन तीन दो जो दूसरे दिए, पहला वाला तो डेफिनेटली नर्व सेल से मसल सेल में सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा, तो ये तो हमारा कौन सा हो जाएगा, सिनेप्टिक ट्रांसमिशन। दूसरा में हार्मोन बात आ गई, यानी एंडोक्राइन वाला आ जाएगा। और सेंसरी रिसेप्टर सेल्स, ये तो फोटो ट्रांसडक्शन हो गया ना, फोटो ट्रांसडक्शन हो गया जो कि जीपीसीआर के थ्रू होता है सिग्नलिंग, isn't it? तो ऑटोक्राइन सिग्नलिंग में ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। अगेन अ वेरी बेसिक और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। ट्यूमर सप्रेसर जीन टीएसजी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट या फिर क्रूशियल रोल इन प्रिवेंटिंग द डेवलपमेंट ऑफ कैंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्यूमर सप्रेसर जीन, इनमें से कौन सा है, HER2 tyrosine kinase receptor, EGFR again receptor, tyrosine kinase, BCR, P53 क्या है, गार्जियन ऑफ अ जीनोम, यस, गार्जियन ऑफ अ जीनोम जो कि क्या करता है, ट्यूमर सप्रेस करने में हेल्प करता है क्या, P53 स्टूडेंट जनरली सेल साइकिल अरेस्ट को रेगुलेट करता है, डीएनए रिपेयर में हेल्प करवाता है, एपोप्टोसिस कॉज करवाता है, राइट। P53 में म्यूटेशन आने से क्या हो जाता है, कैंसर सेल्स की मजे पड़ जाते हैं, राइट। कैंसर सेल्स दे कैन प्रोलिफरेट, एपोप्टोसिस को नहीं जाएंगे, सेल बहुत ज़्यादा प्रोलिफरेट करेगा, डीएनए रिपेयर नहीं हो पाएगा प्रॉपरली, तो कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, राइट। सो ट्यूमर सप्रेसर कौन सा है, P53, बी ऑप्शन विल बी द राइट। बचे हुए जो तीन है, जैसे HER2 मैंने कहा, तो HER2 अगेन टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर ही है, सेल ग्रोथ प्रमोट करता है, सेल का डिवीजन प्रमोट करता है, डिफ्रेंसिएशन प्रमोट कराता है, यानी बढ़ा रहा है, उसका नंबर बढ़ा रहा है। जब HER2 का ओवर एक्सप्रेशन हो जाता है, जनरली हम देखते हैं इट कॉजेज द ब्रेस्ट कैंसर, गैस्ट्रिक कैंसर, isn't it? तो एक तरह का ऑन्कोजिन का काम करता है, कैंसर कॉजिंग है। EGFR भी स्टूडेंट्स एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर है, ये भी एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल रिसीव करता है और सेल को क्या करता है, सेल को प्रोलिफरेट करवाता है, सेल सर्वाइवल में हेल्प करता है, तो इनका भी रोल ट्यूमर्स में आ जाता है। BCR-A भी है जिसको हम लोग फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम भी कहते हैं, ये कैसे हो रहा है, ट्रांसलोकेशन हो रहा है जीन क्रोमोसोम 9 और क्रोमोसोम 22 के बीच में,
जिसके कारण ये वाला क्रोमोसोम बन रहा है आपका, इसका भी नॉर्मली रोल होता है इन कॉजिंग द ल्यूकेमिया कैंसर्स, राइट। माइलॉइड ल्यूकेमिया कॉज करता है। तो ये सारे ओंकोजीन्स है। ट्यूमर सप्रेसर जीन हमारा P53 ही है। यस। The next one, students, the surface layer of sperm contains a proteinaceous substance known as, sperm के surface पे लेयर पे कौन सा प्रोटीन सब्सटेंस होता है? एंटी फर्टिलाइजिन, जाइगोटिन, फर्टिलाइजिन या फिर ट्यूबुलिन। ट्यूबुलिन नहीं हो सकता बच्चों, क्योंकि ट्यूबुलिन अगेन एक तरह का माइक्रोट्यूब्यूल्स में काम आएगा, बिल्डिंग ब्लॉक है। जाइगोटिन करके ऐसा कोई प्रोटीन हम देखते नहीं है। ये जाइगोट एक तरह का जाइगोटीन जो है ये प्रोफेस का एक स्टेज है स्टूडेंट। यस, फर्टिलाइजिन और एंटी फर्टिलाइजिन। तो यहाँ पे जो फर्टिलाइजिन है स्टूडेंट्स, फर्टिलाइजिन प्रेजेंट होता है, ये होता है एग सरफेस पे। कहाँ प्रेजेंट होता है? एग सरफेस पे। हमको बोला है स्पर्म पे कौन सा रहता है, तो ये भी नहीं होएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एंटी फर्टिलाइजिन। एक तरह का एसिडिक प्रोटीन होता है, स्पर्म हेड पे प्रेजेंट होता है एक्रोसोम में, जो कि इंटरेक्ट करता है फर्टिलाइजिन से, जो कि एक सरफेस पे प्रेजेंट होता है फॉर द बाइंडिंग। ठीक है। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, एंटी फर्टिलाइजिन। अच्छा, प्राइमरी फंक्शन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम पूछ रहा है। कॉर्पस ल्यूटियम का मेन फंक्शन क्या है? सीक्रेशन ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस, एक्सोक्राइन फंक्शन, एंडोक्राइन या फिर फंक्शनलेस। कॉर्पस ल्यूटियम का काफी इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है डेफिनेटली। यदि प्रेगनेंसी कॉज होती है, यस, फर्टिलाइजेशन हो जाता है, तो कॉर्पस ल्यूटियम रहता है। और वो क्या करता है स्टूडेंट्स आगे में, जो मेन हार्मोन है हमारा प्रोजेस्टेरॉन, ईस्ट्रोजन, यस, इन सब का सीक्रेशन करते रहता है, राइट। थोड़े समय तक एंडोमेट्रियम को भी वो मेंटेन रखने के लिए, राइट, बिफोर द फर्टिलाइजेशन ऑल्सो, ये क्या करता है, ये हॉर्मोन्स को सीक्रेट करता है, प्रोजेस्टेरॉन को, ताकि इट विल गो एंड इट कैन ऑल्सो मेंटेन द एंडोमेट्रियम, इजंट इट। तो इसका मेन काम क्या है? इसका मेन काम एंडोक्राइन का है, हॉर्मोन्स को सिंथेसाइज, सीक्रेट करता है हम कहेंगे, राइट। एक्सोक्राइन डाइजेस्टिव जूसेस में इनका कुछ का काम नहीं है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच एग माइक्रोपाइल इज प्रेजेंट। माइक्रोपाइल यानी ऐसी ओपनिंग जहाँ से स्पर्म एंटर करता है, किसके एग में ये प्रेजेंट होता है? इंसेक्ट्स, फ्रॉग, एलिफेंट्स या फिर बर्ड्स। याद करो, जब हम डेवलपमेंट बायो पढ़ते हैं, हम जब ड्रोसोफिला की बात करते हैं, ड्रोसोफिला में एग जो रहता है, वी सी दैट द माइक्रोपाइल इज देयर ऑन द एंटीरियर एंड, यस और नो। तो एंटीरियर पोल पे जनरली ये माइक्रोपाइल होता है स्टूडेंट्स, जो कि स्पर्म को अलाउ करता है टू एंटर इनसाइड। यहाँ से स्पर्म एंटर करेगा। और ये जनरली कहाँ देखने को मिलता है? ये हमको देखने को मिलता है इंसेक्ट्स में, फिशेस में, इनवर्टिब्रेट्स में। यहाँ पर जो ऑप्शन है हमारे पास इंसेक्ट्स, तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट वन। Next is glycolate cycle. Glycolate cycle is the conversion of fat to carbohydrate, carbohydrate to fat, fatty acid to fat, or none of the above. ये एनाबॉलिक पाथवे है स्टूडेंट्स। ग्लाइकोलेट साइकिल एक तरह का एनाबॉलिक पाथवे है। और ये हम कहाँ पर देखते हैं? एनिमल्स में रहेगा क्या? नहीं, ये जनरली प्रेजेंट होता है प्लांट्स में, देखने को मिलता है, फंजाई में देखने को मिलता है, बैक्टीरियाज में देखने को मिलता है, मैं राइट। और ये कहाँ पर लेता है? इसकी साइट होता है, दैट इज योर ग्लाइकोसोम्स। ये एक तरह के स्पेशलाइज्ड पेरोक्सिसोम जो प्रेजेंट होते हैं प्लांट्स में, am I right? यहाँ पर ये साइकिल देखने को मिलती है। यहाँ क्या होता है स्टूडेंट्स, देखो ग्लाइकोलेट साइकिल में यू कैन सी देयर, जो आपका एसिटिल कोए रहता है, दो मॉलिक्यूल यूज्ड होते हैं एसिटिल कोए के, ये कन्वर्ट करता है सक्सीनेट पे। ये देखो, वन मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिल कोए ऑक्सैलो एसीटेट के साथ में साइट्रेट बनाएगा, साइट्रेट से आइसोसाइट्रेट बनता है, और आइसोसाइट्रेट से हमारा ग्लाइकोलेट और सक्सीनेट बनता है। ठीक है, ये केस में अब ये यहाँ पर ना जाते हुए, ये जो हमारा ग्लाइकोलेट बना है,
समझ में आ रहा है? देखो, 1 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिल कोए पहले आएगा, वो ऑक्सैलो एसीटेट के साथ में कंडेंस्ड होता है और साइट्रेट देता है। साइट्रेट से हमारा क्या हो रहा है? आइसोसाइट्रेट बनेगा। यस, ये अब आइसोसाइट्रेट एक्चुअली जाना चाहिए टीसीए साइकिल में, उसको बाईपास करता है और ये क्लीव हो जाता है दो पार्ट में, ग्लाइक्सिलेट और सक्सिनेट। ठीक है, ग्लाइक्सिलेट अगेन सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिल कोए के साथ में मिल के, ये दूसरा मॉलिक्यूल आ जाएगा एसिटिल कोए का और ग्लाइक्सिलेट से बना देगा मैलेट। ठीक है, मैलेट फिर कन्वर्ट होता है ऑक्सैलो एसीटेट में, देन इट इज यूज्ड फॉर ग्लूकोनियोजेनेसिस, यानी कार्बोहाइड्रेट फॉर्मेशन को चला जाएगा। यस और नो? और जो मेरा सक्सिनेट यहाँ पर बना था, सक्सिनेट भी माइटोकॉन्ड्रिया में ट्रांसफर हो जाता है और वो भी अगेन इट एंटर्स द टीसीए साइकिल। तो हम कहते हैं कि ये क्या कर रहा है? फैट को किस में कन्वर्ट करता है? एसिटिल कोए टू कार्बोहाइड्रेट ना। सो माय करेक्ट आंसर विल बी फैट टू कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। सो ग्लाइकोलाइट साइकिल समझ में आ गया। नाउ मूविंग फॉर द नेक्स्ट वन। Most important osmolyte which accumulates during salt or water stress is, salt water stress में जो osmolyte accumulate होता है उसमें से सबसे important कौन सा होता है? देखो, water stress के समय में या फिर salinity stress के समय में solutes का बहुत काम आ जाता है, osmolytes, राइट? तो एक तरह का solute का काम करता है, क्योंकि स्ट्रेस होता है, वाटर कम रहेगा, तो solutes बढ़ने से क्या हो जाएगा? वाटर पोटेंशियल अंदर कम होने से बाहर से अंदर की तरफ ज्यादा से ज्यादा और वाटर हम ले सकते हैं, राइट? तो यहाँ पर जो सबसे यहाँ पर जो एग्जांपल दिया आपको, ऑप्शन दिया, अमाइनो एसिड, प्रोलीन, शुगर में ग्लूकोज, मैलिक एसिड, स्टार्च, ये सारे एज ऑस्मोलाइट का काम करते हैं, बट मोस्ट इम्पोर्टेंट बोला है तो मोस्ट इम्पोर्टेंट में हम लोग डेफिनेटली प्रोलीन पे जाएंगे। ठीक है, ये एक्यूमुलेट हो जाता है और ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट में हेल्प करवाता है। ग्लूकोज, सुक्रोज, ये भी अच्छे ऑस्मोलाइट है बट नॉट एज इम्पोर्टेंट एज द प्रोलीन। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इम्यूनोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल्स क्या होता है? इम्यूनोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल्स यहाँ पर बोल रहा है हेल्प एंटीबॉडीज टू डू देयर जॉब्स, are the chief participants in non-specific defense mechanism, recognize and bind the antigenic determinants, या फिर are a specialized class of WBCs। कौन सा सही है? इम्यूनोग्लोबुलिन्स आर क्या है? हेल्प एंटीबॉडीज टू डू देयर जॉब्स। इम्यूनोग्लोबुलिन ये नहीं एंटीबॉडीज है ना, ये एक तरह के ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं स्टूडेंट, जो कि बी लिम्फोसाइट से फॉर्म होते हैं। बी लिम्फोसाइट्स यानी अगेन स्पेशलाइज्ड क्लास ऑफ WBC। स्पेशलाइज्ड क्लास ऑफ WBC जो होता है बी लिम्फोसाइट्स या फिर BACS, यस, ये वो नहीं है। स्पेशलाइज्ड क्लास ऑफ WBC बी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट से बनते हैं मेरे इम्यूनोग्लोबुलिन यानी एंटीबॉडी, तो ये नहीं होगा, ये खुद एंटीबॉडी है। दे आर चीफ पार्टिसिपेंट इन नॉन स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म। डिफेंस मैकेनिज्म में काम करते हैं बट नॉट नॉन स्पेसिफिक। दे आर चीफ पार्टिसिपेंट्स इन द स्पेसिफिक या फिर अडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स, ये भी गलत हो जाएगा। यस, इम्यूनोग्लोबुलिन या फिर एंटीबॉडीज क्या करते हैं, अलग अलग जो एंटीजेंस होते हैं, जो पैथोजन सेंटर होते हैं उनमें एंटीजेनिक फ्रेगमेंट्स होते हैं, डिटर्मिनेंट्स होते हैं, इसको रिकॉग्नाइज करते हैं और उसके साथ में बाइंड करके एंटीजन एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स बनाते हैं फॉर द फेगोसाइटोसिस और लाइक दैट, इजंट इट? तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? हमारा करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन सी विल बी द राइट वन। नाउ मूविंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, द सेकेंड हार्ट साउंड इज कॉज्ड बाय, देखो हार्ट साउंड हमने पढ़े हुए, लब डब, है ना, पहला हार्ट साउंड, सेकेंड हार्ट साउंड, कहीं कहीं थर्ड हार्ट साउंड भी देखने को मिलता है, और बहुत ज़्यादा पैथोलॉजिक वाली कंडीशन रही अडल्ट में तो फोर्थ हार्ट साउंड भी देखने को सुनने को मिलता है।
बट जो स्टेथोस्कोप से नॉर्मली सुनाई में देता है, वो पहले 2 हार्ट साउंड सुनाई में देते हैं। अब ये कब होते हैं? जो फर्स्ट हार्ट साउंड होता है स्टूडेंट्स, यस, जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल स्टार्ट होता है, यानी जब एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व स्टूडेंट्स बंद हो रहा है, यानी वेंट्रिकल हमारा सिस्टोल कॉज कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो क्योंकि प्रेशर बढ़ेगा वेंट्रिकल्स में, तो जो बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व होते हैं वेंट्रिकल्स और एट्रियम के बीच में, ये बंद हो जाता है ताकि ब्लड वेंट्रिकल से एट्रियम में ना जाए, बैक फ्लो ना हो जाए, है ना। तो जब ये दोनों वाल्व बंद होते हैं, यानी एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व का है ना, मिट्रल वाल्व और ट्राइकस्पिड वाल्व, है ना, तब होता है फर्स्ट हार्ट साउंड। सेकेंड हार्ट साउंड कब होता है? अब ब्लड तो आपका चला गया, वेंट्रिकल सिस्टोल कर लिया, अब वेंट्रिकल पूरी तरह से क्या करेगा, जब उसका, हमको पता है कि उसका प्रेशर बहुत बढ़ जाता है, यदि लेफ्ट साइड की बात करूं तो एओर्टिक प्रेशर जितना चला जाता है 120 mm ऑफ Hg तक, या फिर 80 mm ऑफ Hg क्रॉस कर लेता है, तो क्या होता है, एओर्टिक वाल्व ओपन होते हैं, ब्लड चला जाता है एओर्टा में, है ना। अब पूरी तरह से जब वेंट्रिकल का प्रेशर बढ़ने के बाद अब धीरे धीरे वेंट्रिकल रिलैक्स होना शुरू होता है, तो प्रेशर क्या आता है, 120 तक पहुंचने के बाद धीरे धीरे कम होने लगता है। ऐसे समय में जब वेंट्रिकल का प्रेशर बहुत कम हो जाता है, एओर्टिक प्रेशर से कम हो जाता है, तो ये केस में हम देखते हैं कि जो हमारा एओर्टा और पल्मोनरी वाल्व्स होते हैं, यानी सेमिलुनर वाल्व्स है, वो भी बंद हो जाते हैं, ताकि एओर्टा से या फिर पल्मोनरी से ब्लड आपका वापस से कहाँ नहीं आना चाहिए, वेंट्रिकल्स में नहीं आना चाहिए। तो ये समय में सेकेंड हार्ट साउंड कॉज होता है। तो पहला हार्ट साउंड कब का, ऑनसेट ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल। पहला हार्ट साउंड स्टूडेंट्स कैसा होता है, लो होता है, बहुत ही धीमा होता है, लेकिन थोड़ा सा लंबा होता है। सेकेंड हार्ट साउंड थोड़ा सा हाई पिच्ड होता है, आवाज आती है, लेकिन बहुत शॉर्ट होता है, ठीक है। थर्ड हार्ट साउंड भी ध्यान में रखो, इट मीन्स जनरली जब रैपिड वेंट्रिकुलर फीलिंग होती है ना, एकदम से वेंट्रिकल में जब ब्लड फील होता है विदाउट द प्रेशर डेवलप, है ना, जो एट्रियम में ब्लड भरा होता है पूरे समय तक, वो एकदम से जो आता है वेंट्रिकल्स में, रैपिड वेंट्रिकुलर फीलिंग जो कहते हैं, जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं, उस समय में थर्ड हार्ट साउंड सुनाई में देता है। ये नॉर्मल माना जाता है बच्चों में, कभी कभी ये सुनाई में देता है। तो देखो बच्चों, क्लोजर ऑफ एओर्टिक एंड पल्मोनरी वाल्व, यही सही आ जाएगा सेकेंड हार्ट साउंड, है ना। वेंट्रिकुलर फीलिंग के समय तो थर्ड हो जाता है। वेंट्रिकुलर सिस्टोल की यदि मैं बात करूँ तो एंड ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल अगेन थर्ड, और क्लोजर ऑफ मिट्रल एंड ट्राइकस्पिड वाल्व ये आ जाता है आपका फर्स्ट हार्ट साउंड। तो सेकेंड पूछा है, इसलिए आपको ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। द नेक्स्ट वन, द मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एल्वियोलाई into the blood in the pulmonary capillaries done by, यानी एल्वियोलाई से पल्मोनरी कैपिलरीज तक जाना है, तो एल्वियोलाई यानी लंग्स से कैपिलरीज, एम आई राइट, और कैपिलरीज से वो जाएगा थ्रू अगेन आर्टरीज से, कहाँ जाएगा, ये हार्ट में जाएगा ब्लड। हमको ये वाला देखना है, ये कैसे होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, फैसिलिटेट डिफ्यूजन, फिल्ट्रेशन, या फिर पैसिव डिफ्यूजन। देखो बच्चों, लंग्स में जब आर्टीरियोल्स जो होते हैं, ये सॉरी एल्वियोलाई जो होता है, एल्वियोलाई में जो बाहर से हम इनहेल कर रहे हैं गैस, राइट, ये आती है, तो इनमें जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा होता है, नियरली हम मान के चलते हैं 100 mm ऑफ Hg होता है, यानी ऑक्सीजन रिच एयर है जो एल्वियोलाई तक आती है। अब जो हार्ट से ब्लड आ रहा है, हार्ट से ब्लड जो आ रहा है डीऑक्सीजनेटेड होता है, तो यहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है, बहुत कम होता है, ऑक्सीजन नहीं रहता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, तो 40 mm ऑफ Hg के करीब होता है। वेरी सॉरी, जस्ट अ मिनट, राइट। सिमिलरली जो बाहर से एयर में से जो आपका एयर आ रहा है, इसमें पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम होता है, 40 mm ऑफ Hg जितना ही होता है, और जो कैपिलरीज में आ रहा है हार्ट से, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगा, क्योंकि एज अ वेस्ट उसको ब्लड लेकर आता है,
तो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता है नियरली 46 mm ऑफ Hg। अब क्योंकि यहाँ पर आपका देखो प्रेशर ग्रेडियंट फॉर्म हो रहा है, तो हमको पता है कि एज अ डिफ्यूजन की बात करें तो फ्रॉम अ हायर टू लोअर गैस पास होती है। तो यहाँ पर हायर कॉन्सेंट्रेशन आता है ऑक्सीजन का, तो यहाँ से ही ऑक्सीजनेटेड एयर इधर जाती है, और यहाँ पर ये कार्बन डाइऑक्साइड रिच जो पार्ट है ये इधर आता है। तो इस तरह से ऑक्सीजनेटेड यानी ऑक्सीजन आपका कहाँ पर आ रहा है, ऑक्सीजन आपका पल्मोनरी कैपिलरी में आ रहा है, और कार्बन डाइऑक्साइड जा रहा है वापस से कैपिलरी से एल्वियोलाई में और बाहर निकल जाएगा। ये कैपिलरीज के थ्रू हार्ट में अभी हमारा ब्लड जा रहा है, जिसमें पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन अगेन कितना होता है 100 mm ऑफ Hg। ठीक है, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड चला गया। तो ये क्या है, क्या इट इज ड्यू टू द एक्टिव ट्रांसपोर्ट फैसिलिटेड डिफ्यूजन। अभी हमने देखा क्या हो रहा है, डिफ्यूजन के कारण हो रहा है। दिस इज अ टाइप ऑफ योर फैसिलिटेड डिफ्यूजन, राइट। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा, फैसिलिटेड आएगा कि फिल्ट्रेशन तो नहीं होगा, या फिर पैसिव। देखो कंफ्यूजन यहीं पर होता है, या फिर पैसिव डिफ्यूजन है। किसी तरह का फोर्स लग रहा है क्या, किसी तरह का फोर्स लग रहा है नहीं। ऑक्सीजन जो मूव हो रहा है अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन मूव्स डाउन इट्स कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट ही जा रहा है, जहाँ हायर टू लोअर। जो हायर टू लोअर हम बोल रहे हैं वो क्या है, सिंपल डिफ्यूजन हो रहा है, दैट इज नथिंग बट योर पैसिव डिफ्यूजन। तो फैसिलिटेट भी नहीं होता है, ये चीज ध्यान में रखनी है। गॉट इट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, ओके, reabsorption of sodium in the kidney is increased by, किससे reabsorption बढ़ता है सोडियम का, थायरोक्सिन। थायरोक्सिन यानी T4 होता है ना। T4 हार्मोन क्या करता है, ये तो जनरली हाइपोथायरॉयडिज्म के समय में हम देखते हैं कि इट वुड बी देयर, रिड्यूस जीएफआर कॉज करेगा, ये सारा काम करता है। सोडियम रीएब्जॉर्प्शन से ज़्यादा कोई मतलब नहीं है। एंटी डायूरेटिक हार्मोन स्टूडेंट्स, ये तो हमारा वाटर का रीएब्जॉर्प्शन करवाता है, एम आई राइट। तो सोडियम रीएब्जॉर्प्शन में इसका भी कोई डायरेक्ट रोल नहीं है। एट्रियल नाइट्रियोरेटिक पेप्टाइड, ये स्टूडेंट्स नाइट्रियोरेटिक हार्मोन है। नाइट्रियोरेटिक हार्मोन यानी ये सोडियम लॉस करवाएगा, एक्सक्रीट करवाएगा, ना कि इंक्रीज करेगा रीएब्जॉर्प्शन। तो ये भी नहीं होगा, तो बच क्या रहा है, बच रहा है एल्डोस्टेरॉन। एल्डोस्टेरॉन स्टूडेंट्स जो हमारे प्रिंसिपल सेल्स होते हैं डीसीटी पे और कंडक्टिंग ट्यूब्यूल्स में, यहाँ पर इनएक्ट चैनल्स को इंसर्ट करता है, सोडियम पोटेशियम एटीपेज को इंसर्ट करवाता है, जिसके कारण ज़्यादा से ज़्यादा सोडियम का क्या होता है, रीएब्जॉर्प्शन होता है, और पोटेशियम का सीक्रीशन होता है। यस और नो। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा, एल्डोस्टेरॉन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following hormone plays a role in regulating the flow of bile। बाइल फ्लो में कौन सा हार्मोन रेगुलेशन में काम करता है, गैस्ट्रिन। तो गैस्ट्रिन तो बच्चों देखो, ये तो मेरा कहाँ पर बन रहा है, जी सेल में। अगेन ये HCl सीक्रीशन को स्टिमुलेट करता है ना, गैस्ट्रिन। कोलिसिस्टोकाइनिन, सिक्रीटिन, सिक्रीटिन क्या कर रहा है, सिक्रीशन करवाता है ना, जनरली जो लीवर या फिर पैनक्रियाटिक डक्ट से ये सीक्रेट करवाता है बाइकार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट रिच फ्लूइड को, जिसके कारण जो एसिड स्टमक से जो एसिडिक फूड आ रहा था, राइट, ये एसिड को न्यूट्रलाइज करने का काम करेंगे ये बाइकार्बोनेट्स। तो ये सीक्रेटिन उनको बनवाता है, स्टिमुलेट करवाता है। पेनक्रियोजाइमिन स्टूडेंट्स पहले कोलिसिस्टोकाइनिन का ही पुराना नाम है, लेकिन नावेडेज हम इसको नहीं मानते, हम इसके बदले में हम सीसी के ही बोलते हैं। तो बच गया है मेरा क्या, अभी बचा है सीसी के, कोलिसिस्टोकाइनिन, जो कि स्टूडेंट्स आई सेल से सिंथेसाइज्ड होता है ड्यूडेनम और जेजुनम की म्यूकोजल लाइनिंग में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। गॉल ब्लैडर को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट करे, और जो स्पिंक्टर ऑफ ऑडाई होता है उनके बीच में, इसको रिलीज करता है, रिलैक्स करता है, ताकि जो बाइल गॉल ब्लैडर में स्टोर्ड है वो वहाँ से कहाँ पर आ जाए, वहाँ से आ जाए स्मॉल इंटेस्टाइन में, और फैट इमल्सिफिकेशन में हेल्प कराए। ठीक है,
साथ साथ में CCK एक और काम करता है, पैनक्रियास को भी स्टिमुलेट करता है ताकि वहां से जितने भी इंपॉर्टेंट डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं ये सारे के सारे आ जाए कहाँ पर, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, तो फ्लो ऑफ बाइल स्पेसिफिकली यदि हमने कहा तो उसमें डायरेक्टली हेल्प करने वाला है मेरा कोलिसिस्टोकाइनिन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, when the F1 hybrid plant is crossed with either of the parents, F1 का क्रॉस किसके साथ हो रहा है, either of the parent यानी मदर या फिर फादर, कोई भी, तो ऐसे क्रॉस को हम क्या कहेंगे, टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस, रेसिप्रोकल या फिर मोनोहाइब्रिड। देखो तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस यानी क्रॉस विथ वन ट्रेड, किसी एक ट्रेड को लेके, जैसे पी का कलर ले लिया या फिर पी की हाइट ले ली, कोई एक ही ट्रेड, राइट, सेम ट्रेड। यहाँ पर पेरेंट्स की बात हो रही है विथ ईदर ऑफ द पेरेंट्स। रेसिप्रोकल क्रॉस में हम क्या करते हैं, ए और बी यदि दो स्पीशीज है यहाँ पर, तो यदि इसका मेल लिया तो फीमेल के साथ बी के फीमेल से क्रॉस करेंगे, सेकेंड टाइम में ए का फीमेल लेंगे उसको बी के मेल से क्रॉस करेंगे, तो ये हो जाता है रेसिप्रोकल क्रॉस, ये भी यहाँ पर नहीं आएगा। बैक क्रॉस में हम क्या देखते हैं कि जो मेरा F1 बनता है उसको हम क्रॉस करते हैं विथ ईदर ऑफ द पेरेंट, यस ईदर ऑफ द पेरेंट, या तो मदर या तो फादर। टेस्ट क्रॉस में F1 को क्रॉस किया जाता है विद द रेसेसिव पेरेंट, राइट, ताकि हम इसको क्या कर सकते हैं, इससे जीनोटाइप को डिटरमाइन कर सकते हैं, क्योंकि रेसेसिव पेरेंट है तो रेसेसिव तो एक्सप्रेस नहीं होगा, तो जो भी एक्सप्रेस हो जाएगा वो उसका जीनोटाइप रहेगा, इसीलिए टेस्ट क्रॉस यूज होता है। यहाँ पर हमेशा हम रेसेसिव याद कर, ध्यान में रखोगे, 1:1:1:1 वाला रेशियो हम देखने को मिलता है। बैक क्रॉस में इट कुड बी मदर, क्रॉस मदर के साथ भी हो सकता है, क्रॉस फादर के साथ भी होता है। तो बैक क्रॉस जनरली यूज किया जाता है प्लांट ब्रीडिंग में, ताकि हमको जो ट्रेड चाहिए फ्रॉम द पेरेंट वो हम हासिल कर सके, और वो ट्रेड कहा जाएगा टू द ऑफस्प्रिंग। ठीक है, तो दिस इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट वन, मैच द पेयर है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखो कुछ टर्म्स दिए, प्लियोट्रॉपी, डोमिनेंस, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस और कोडोमिनेंस। आई थिंक दिस इज वेरी सिंपल। प्लियोट्रॉपी हमने बीच में क्लास में पढ़ा था कि एक जीन और बहुत सारे इफेक्ट, हमने एग्जाम्पल पी फिनिलकीटोन्यूरिया, मार्फन सिंड्रोम, सिकल सेल एनीमिया, ये सारे लिए थे। एक जीन बहुत सारे कैरेक्टर्स, राइट, या फिर रिजल्ट हम कहेंगे। तो प्लियोट्रॉपी 1 का 3 हो जाना चाहिए यहाँ पर, यस और नो। डोमिनेंस यानी कोई एक जीन दूसरे को क्या कर रहा है, डोमिनेट कर रहा है, उसको एक्सप्रेस नहीं होने दे रहा है। तो मेनी जीन्स गवर्न अ सिंगल कैरेक्टर इन हेट्रोजाइगोट, बहुत एलील एक्सप्रेस नहीं, डोमिनेंस में कोई एक जो डोमिनेंट होगा वो एक्सप्रेस होगा। सो इन हेट्रोजाइगस ओनली वन एलील एक्सप्रेस, तो ये आएगा 2 का 4। सो 1 का 3, 2 का 4 ये रहा, तो आंसर मिल गया बेटा, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा हमारा, है ना, क्योंकि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस जैसे स्किन कलर, बहुत सारे जीन्स एक ही ट्रेड दे रहा है, एक ही सिंगल कैरेक्टर दे रहा है, दैट इज पॉलीजेनिक, सी का 1, 3 का 1। ठीक है, कोडोमिनेंस दोनों साथ साथ में डोमिनेंट रहते हैं, सो बोथ अलील एक्सप्रेस देमसेल्व्स। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ मूविंग फॉर द नेक्स्ट वन, Which of the following are correct for the linked genes? Linked genes के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? देखो दो जीन्स जितने ज्यादा लिंक्ड रहेंगे, जितने ज्यादा हम कहेंगे पास पास रहेंगे, ये मैं हमेशा आप लोगों को बताती हूँ, यदि ये इस तरह का केस है या फिर ये इस तरह का केस है, तो क्रॉसिंग ओवर के चांसेस, रिकॉम्बिनेशन के चांसेस किस में ज्यादा रहेंगे? यहाँ पर डेफिनेटली ज्यादा हो जाएगा। यदि हम बात करें, ये दोनों अलग अलग हो सकते हैं, यहाँ पर थोड़ी पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि यदि यहाँ से क्रॉस हो रहा है तो ही पॉसिबल है, अदरवाइज यहाँ से होगा तो नहीं होगा, यहाँ से होगा तो नहीं होगा, एम आई राइट।
और ये केस में तो इट इज वेरी 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 रेयर, क्योंकि ये दोनों अलग अलग हो, ये चांस बहुत कम है। तो इनको हम कहते हैं कि ये जीन्स कैसे लिंक्ड जीन्स है। Am I right? अब चलते हैं ऑप्शंस में। दे आर लोकेटेड नियर ईच अदर ऑन अ सेम क्रोमोसोम। सही है, यस, एक ही क्रोमोसोम में बहुत पास पास में रहते हैं। यस। दूसरा बोल रहा है डिस्टेंस बिटवीन द लिंक्ड जीन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लिंकेज स्ट्रेंथ। यानी डिस्टेंस कम है तो लिंकेज की स्ट्रेंथ क्या बोल रहा है, अच्छी खासी है, ज्यादा है ना। डिस्टेंस पास में है, मोर डिस्टेंस, लिंकेज स्ट्रेंथ, लेस लिंकेज स्ट्रेंथ, राइट। ये जो है ये लेस डिस्टेंस दिख रहा है हमको यहाँ पर, तो लिंकेज की स्ट्रेंथ क्या है, ज्यादा है। तो ये डायरेक्टली है कि इनवर्सली है, दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एम आई राइट, डायरेक्टली नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। क्लोजर द जीन, जितना पास में जीन रहेगा स्टूडेंट्स, उतनी स्ट्रॉन्गर लिंकेज देखने को मिलती है। तीसरा है लिंक्ड जीन्स आर सेग्रीगेटेड ड्यूरिंग मियोसिस इंडिविजुअली। नो, लिंक्ड जीन्स सेग्रीगेट नहीं होते, वो साथ में ही इनहेरिट होते, इसीलिए हम उसको लिंक्ड जीन्स बोल रहे हैं, राइट। तो 3 भी गलत हो गया, तो ओनली 1 विल बी द राइट आंसर। सो योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। गॉट इट? One more question, students. Next question is lung of reptiles. Reptiles की lung, again direct question है कि lung of reptiles are located in, कहाँ पर लोकेट होंगे, नेक में, एब्डोमेन में, थोरैक्स में या फिर टेल में। सो डायरेक्ट क्वेश्चन था, तो डायरेक्ट आंसर आएगा कि रेप्टाइल्स के लंग्स जो होते हैं ये थोरैक्स में प्रेजेंट होते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन, a group or mass of a cell bodies within a gray matter of brain or spinal cord is called। सेल बॉडी का मास जो कि ग्रे मैटर में प्रेजेंट होता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, इसको हम क्या कहते हैं, साइटॉन है ये, न्यूरोग्लिया, गैंग्लियन या फिर न्यूक्लियस। साइटॉन तो मेरा जब हम न्यूरॉन की बात करते हैं तो उसका सेल बॉडी होता है ना। ये स्पेसिफिकली उसने बोला है विच इज प्रेजेंट इन अ ग्रे मैटर, और ग्रुप बोला है, ये एक सिंगल सेल है। न्यूरोग्लिया यानी एक तरह के ग्लियाल सेल्स हो गए हमारे, सपोर्टिंग सेल्स होते हैं ये। न्यूरॉन की सेल बॉडीज हम नहीं बोल सकते। गैंग्लियन जो है स्टूडेंट्स, गैंग्लियन क्या है स्टूडेंट्स, न्यूरोनल सेल बॉडीज का जो क्लस्टर होता है, और लेकिन वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। ये जो दिया है ये बात कर रहा है सेंट्रल नर्वस सिस्टम की, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो होता है वो होता है न्यूक्लियस, राइट। कलेक्शन ऑफ न्यूरोनल बॉडीज, सेल बॉडीज होती है, न्यूरोनल सेल बॉडीज का जो कलेक्शन होता है, क्योंकि मास बोला है उसने, ग्रुप बोला है, उसको हम क्या कहते हैं, सीएनएस में जो प्रेजेंट होता है उसको हम कहते हैं न्यूक्लियस। ठीक है, सो दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन। ये अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा कंफ्यूजन यहाँ पर आ सकता था, बट ना गैंग्लियन की यदि मैं बात कर रही हूँ तो वो पीएनएस में आप ध्यान में रखोगे, एंड फॉर द सीएनएस इट इज द न्यूक्लियस। Is this much clear everyone? So students, I hope this is going to be useful for you. हम यहीं पे रुकते हैं आज, सेशन को लाइक ज़रूर कीजिएगा। यस, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। देखो बच्चों, हम लोग प्रैक्टिस सेशन के साथ साथ थियरी पार्ट भी ले रहे हैं, और ऐसा नहीं कि कोई स्पेसिफिकली ही पढ़ाई कर सकते हो। जितनी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होती है लाइफ साइंसेस के रिलेटेड, यदि आप बीएससी एमएससी कर रहे हो, राइट, तो भी आपको ये सारे टॉपिक्स काम में आने वाले हैं। सो बी देयर, सब्सक्राइब द चैनल एंड एज मच एज शेयर द लिंक ऑफ द क्लास। जल्दी मिलते हैं दूसरी क्लास में। टिल देन ऑल ऑफ यू बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू वेरी मच, कीप लर्निंग, राइट। सो बाय स्टूडेंट्स।